Hello students, welcome to Rajni classes. Hope all of you are doing well and concentrate on your studies, revising your work along with the written work also. Okay, today we are going to start a new chapter, that is combustion and flame. First we will discuss about this topic and then you have to learn all the question answer, keywords, everything related to the chapter, and then we will organize the test for you. Okay, first thing is, what do you mean by combustion? कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन, मतलब कम्बशन क्या होता है और कम्बशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है. देन इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बशन. देन आफ्टर दैट फ्लेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती के ऊपर जो फ्लेम आती है, जब हम मोमबत्ती को लाइट करते हैं तो उसके ऊपर जो लो आ जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन टाइप्स ऑफ फ्यूल एंड व्हाट एफिशिएंसी वी नीड इन आवर फ्यूल एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग फ्यूल्स. हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, मतलब हम बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे CNG है, पेट्रोल है, गैस है, LPG, एवरीथिंग. तो इनसे हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे ऊपर, सब पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, लास्ट में हम उसके बारे में स्टडीज़ करेंगे. ओके, नाउ लेट गेट स्टार्टेड आवर टॉपिक. व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्शन? सबसे पहले कंबस्शन होता क्या है? द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज नोन एज कंबस्शन. मतलब जब कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एक सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस करता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं कंबस्शन. ओके, मतलब ये आपको डेफिनेशन बेटा लर्न करनी पड़ेगी. आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो ऐसे कि हम एक माचिस की तिल्ली जलाते हैं, मैच स्टिक जलाते हैं, ठीक है. तो मैच स्टिक जलाएंगे तो वो क्या हो रहा है, जल रही है, मतलब कंबस्शन हो रहा है. जनरल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जब भी कुछ जलता है दैट इज नोन एज कंबस्शन, तो वहाँ पे कंबस्शन होता है. ओके, द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज कंबस्शन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस और फ्यूल. मतलब जो भी चीज़ें जलती हैं, जैसे हमने लकड़ी को जलाया तो उस टाइम लकड़ी क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है या फ्यूल है, ठीक है. हमने कोयले को जलाया तो उस टाइम कोयला क्या है, जब वो जल रहा है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो जल रहा है, ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्यूल है. हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल भी दिए हैं, वुड एंड कोल, मतलब लकड़ी का और कोयले का. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम पेपर को जला रहे हैं तो उस टाइम पेपर भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है. अगर हम और कुछ जला रहे हैं, ठीक है, गैस जला रहे हैं अपनी, तो वो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ओके बेटा, नेक्स्ट, कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन. मतलब ऐसे तो है नहीं कि हमने पेपर रखा और वो जल गया, या लकड़ी रखी और वो जल गई. तो कुछ कंडीशन ज़रूरी होती हैं जिनसे कंबस्शन होता है, जिससे आग जलती है. तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ फ्यूल. सबसे पहले तो जो जलना है वो तो चाहिए ना, जैसे लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी चाहिए, पेपर जला रहे हो तो पेपर चाहिए, है ना. तो जो जला रहे हो वो तो चाहिए ही चाहिए. सेकंड, एयर. एयर चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द कंबस्शन. ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, एयर से. सिलेंडर तो लगाओगे नहीं ऑक्सीजन का, है ना, तो एयर से मिलेगी, तो एयर भी नेसेसरी है. थर्ड है हीट, टू रेज टेम्परेचर अप टू इग्निशन टेम्परेचर. हीट मतलब आप लाइटर से गैस ऑन करते हो तो लाइटर से आप क्या देते हो, हीट देते हो, है ना. माचिस की तिल्ली लेके आप पेपर जलाते हो तो माचिस की तिल्ली से, मैच स्टिक से आप क्या देते हो, हीट देते हो, है ना. उससे ही तो वो जल पाता है ना. तो मतलब जो हम उसको हीट देते हैं, जो उसके जलने के लिए, वो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर. वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. अब आप इस डायग्राम से समझो कि हमने फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट तीनों को लगाया तो आग जली, और जब आग जली, कंबस्शन हुआ, तो उसने हमें क्या दिया, हीट दी, ठीक है. एग्जॉस्ट क्या हुआ, हीट एग्जॉस्ट हुआ, ठीक है. नेक्स्ट, इग्निशन टेम्परेचर. अभी हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे हमने पढ़ा कि हीट किस लिए चाहिए, हमने
टू रेज टेम्परेचर अप टू इग्निशन टेम्परेचर। कहाँ तक टेम्परेचर रेज करने के लिए? इग्निशन टेम्परेचर। अब हमने इग्निशन टेम्परेचर तो पता ही नहीं क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा कोई भी टेम्परेचर जिस पे वो चीज़ फायर कैच कर लेती है। जैसे आप वुड को जलाते हो तो वुड बहुत देर में जलती है, आप उस पर केरोसिन ऑयल भी डालते हो, है ना, तब वो जलती है। डायरेक्टली हम वुड पे अगर मैच स्टिक जला के लगाएंगे तो वो नहीं जलेगी, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो हाई है। जब तक उस टेम्परेचर पे, उस तापमान के ऊपर हम लकड़ी को नहीं लेके आएंगे वो नहीं जलेगी। उसको उस तापमान पे लाने के लिए हम केरोसिन ऑयल डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, वो फटाफट जल जाता है ना, पता है हमें जल जाता है। तो उस वुड के टेम्परेचर तक लाने तक, तब तक केरोसिन ऑयल जलेगा, तब तक वुड को अपना टेम्परेचर मिल जाएगा और वुड जलना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो समझ आ गया इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। किसी भी सब्सटेंस को आग जलाने के लिए जो सबसे कम टेम्परेचर चाहिए होता है वो इग्निशन टेम्परेचर होता है। अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लोअर देन, इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। बेटा यहाँ पे ये इग्निशन नहीं आएगा, ये गलती से आ गया है, सॉरी। अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। अगर उस, जब तक वो सब्सटेंस नहीं जलेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम रहेगा। अब देखो, हमने कई बार जंगलों में देखा है कि अपने आप आग जल जाती है ना। अभी पीछे अमेज़न फॉरेस्ट में भी आग लगी हुई थी। तो वो कैसे लगती है? जो सन रेज होती है ना, वो कलेक्ट होके और जो वहाँ पे सूखे हुए लीव्स वगैरह पड़े होते हैं उन पे गिरती है, ठीक है, और वो कलेक्ट होके इतना टेम्परेचर बढ़ा देती है वहाँ का ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि वो जल जाता है, वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है और वो जल जाएगा। तो फिर धीरे धीरे जो वहाँ पे पेड़ हैं, लकड़ियाँ हैं, वो भी अपना इग्निशन टेम्परेचर अटेम्प्ट कर लेंगी, मतलब गेन कर लेंगी, और उसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, ठीक है। तो सब्सटेंस जब तक नहीं जलेगा, जब तक फायर कैच नहीं करेगा, जब तक हम उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा देते। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि वुड को जलाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है। केरोसिन ऑयल को जलाने के लिए कम टाइम लगता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो लो है, ठीक है। तो जो जल्दी जल जाते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, और जो देर से जलते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है और जो इजीली फायर को कैच कर लेते हैं विद द फ्लेम, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मतलब उनका क्या, व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड विच कैचेज फायर विद द फ्लेम, मतलब उनमें फ्लेम भी होगी, दैट आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल पेट्रोल, अल्कोहल, अभी मैंने आपको बताया केरोसिन ऑयल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग फायर। अब ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गए और आग भी लग गई। अब उस आग को, अब ऐसा तो है नहीं फायर हो गई तो जलती रहे, है ना, उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। उसको कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड से कंट्रोल की जा सकती है। वन इज बाय यूजिंग वाटर और सेकेंड इज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले फायर के लिए क्या क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, अभी हमने पढ़ा ना, देखो कहाँ पढ़ा, यहाँ क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। अब फ्यूल का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो तो है तभी तो आग जली। अब हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई रोक सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देंगे तो फायर बुझ जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, जो हीट है, जो उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा सकती है, उसको हम कम कर सकते हैं, है ना, कि वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे ही ना सब्सटेंस, तो भी फायर कंट्रोल हो जाएगी।
तो अब हमारे पास 2 मेथड्स है फायर कंट्रोल करने के, बाय यूजिंग वाटर। वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, पानी डालते हो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर, तापमान कम हो जाएगा। तो तापमान कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा तो आग बुझ जाएगी, है ना, फायर कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक ऐसी लेयर बना देंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड की वहाँ पे कि ऑक्सीजन उस कार्बन डाइऑक्साइड में से पार होके फ्यूल तक पहुँचे ही ना। फ्यूल तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फ्यूल बुझ जाएगा, है ना, फायर कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स अलग अलग प्रोसीजर पे होते हैं। एक क्या करता है, इग्निशन टेम्परेचर को कम करता है, और दूसरा क्या करता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना देता है जो उसको पार करके ऑक्सीजन को फ्यूल तक नहीं पहुंचने देती। अब हम इन दोनों को 1 by 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बाय यूजिंग वाटर। वाटर इज द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे घर में अगर कुछ हो जाए, ऐसे आग लग जाए, तो सबसे पहले क्या याद आता है, पानी ही याद आता है, क्योंकि वो हमारे नज़दीक होता है और हमें पता है, हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उससे फायर कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन मटेरियल लाइक वुड, पेपर एटसेट्रा आर ऑन फायर। इसको अब हम कब कंट्रोल कर सकते हैं, लकड़ी जल रही हो, पेपर जल रहे हो, तो हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। वाटर कैन बी यूज्ड, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर ऑन फायर। यहाँ पे कैन नोट आएगा बेटे, यहाँ पे कैन बी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कैन नोट कर लेना। वाटर हम कभी यूज़ नहीं कर सकते जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जल रहे होंगे। ठीक है। जैसे अगर बिजली के तारों में कहीं भी आग वगैरह लगी होती है तो हम पानी नहीं यूज़ कर सकते ना, क्योंकि हमें पता है कि पानी से हमें करंट लग जाएगा, है ना, तो इसलिए हम पानी यूज़ नहीं कर सकते। जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगेगी तो हम उसको पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हमें दूसरे फायर कंट्रोलर की ज़रूरत हुई। ये तो पानी से कंट्रोल होगा नहीं, फिर क्या करें, इसीलिए हमें CO2 की ज़रूरत हुई। ओके। बिकॉज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन हार्म दोज ट्राइंग टू पुट आउट ऑफ द फायर। वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है पानी, और वो हमें हार्म कर सकता है अगर हम उससे आग बुझाएंगे तो। वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट ऑयल एंड पेट्रोल फायर्स। ऑयल और पेट्रोल फायर्स को भी कंट्रोल करने के लिए वाटर नहीं यूज़ हो सकता। क्यों? क्योंकि वाटर के ऊपर आप आज एक काम करना, एक बाउल में पानी लेना और उसके ऊपर किसी भी ऑयल की, सरसों के ऑयल की, मस्टर्ड ऑयल की या कोकोनट ऑयल की, किसी भी ऑयल की बूंदे डाल के देखना, वो ना पानी के ऊपर तैरेगा वो। ठीक है। तो ऐसे ही पेट्रोल और डीजल जो भी होते हैं, ये ऑयल भी पानी के ऊपर तैरते हैं। तो जब आप उस पर पानी डालोगे वो ऊपर आ जाएगा, तैरने लगेगा, तो वो आग आप पानी से बुझा ही नहीं पाओगे, है ना, उससे पानी से उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम इससे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फायर कब नहीं कर सकते? अगर ऑयल वगैरह से, मतलब पेट्रोल डीजल से फायर लगी हो तो नहीं कर सकते, और किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगी हो फायर तो भी नहीं कंट्रोल कर सकते। उसके लिए हमें कौन सा मेथड चाहिए? CO2 वाला मेथड। अब यूजिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर कॉज्ड बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल एंड पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। मतलब जो इनफ्लेमेबल, जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। अब आप ये भी सोचो, हमने कहा कि वाटर से हम क्या करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर को कम ले आएंगे, लेकिन जिनका ऑलरेडी कम होता है उसका कितना कम लाओगे, तो वो वाटर से कंट्रोल ही नहीं होगी वो फायर। उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, एयर से हैवी होती है। इट कवर्स द फायर एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करती है कि एक वो बना लेती है, बाउंड्री बना लेती है फ्यूल, जहाँ आग लगी है उसके चारों तरफ। जब आप वहाँ पे स्प्रे करते हो कार्बन, मतलब इस फायर इस एक्सटिंग्विशर का, तो एक क्लाउड फॉर्म कर देती है उसके चारों तरफ। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है ना फायर के लिए, वो कट हो जाती है और उससे अपने आप ही जो फायर है वो बुझ जाती है। ठीक है, कंट्रोल हो जाती है।
Carbon dioxide is stored at high pressure as liquid in cylinders. Chemical like sodium bicarbonate, potassium bicarbonate produce carbon dioxide near the fire. वो लिक्विड फॉर्म में स्टोर होती है हाई प्रेशर पे, ताकि आप उसको स्प्रे करो तो वो फटाफट निकल के आए और वहाँ पे एक लेयर फॉर्म कर दे और जिससे फायर कंट्रोल हो सके। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कंबस्शन। अब कौन कौन से कंबस्शन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कंबस्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ क्विकली द सब्सटेंस बर्न्स। कंबस्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। किस पे बेस करता है, किस पे क्या बेस लेके इनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है कि सब्सटेंस कितनी जल्दी बर्न होता है, ठीक है। रैपिड कंबस्शन, इट इज़ द In this type of combustion, the combustible substance burn quickly with the help of external heat and produce heat and light. Heat और light produce करता है और जब हम इसको जलाते हैं तो ये, अगर हम इसको external heat provide करते हैं तो ये जल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ LPG। आप अपनी गैस ऑन करते हो, गैस स्टोव ऑन करते हो लाइटर की हेल्प से और वो फटाफट जल जाता है और आपका खाना बन जाता है। तो ये वाला कंबस्शन कौन सा है, रैपिड कंबस्शन, जिसमें आप एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हो और वो आपको हीट और लाइट दोनों देता है। गैस ऑन करते हो तो गैस की थोड़ी लाइट भी होती है ना, हीट के साथ साथ हीट तो होती है, उसी पे तो हम खाना बनाते हैं। ये आपका डायग्राम है रैपिड कंबस्शन का, ठीक है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, सेकंड होता है आपका स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। इट इज़ अ कंबस्शन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही जल जाता है और एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है। मतलब वो अपने आप जलेगा, उसके लिए आपको हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट द रूम टेम्परेचर। जो फॉस्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो रूम का मतलब नॉर्मल हमारा टेम्परेचर होता है इंडिया में, उस पर अपने आप जल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको स्टोर करना कितना मुश्किल होता होगा ना। हाँ जी, जैसे स्पॉन्टेनियस जो कंबशन होता है वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। क्यों, अचानक आग लग जाएगी बिना किसी रीज़न के, तो वो हमारे लिए डेंजर ही है ना, हमारे लिए हार्मफुल ही होगा। फॉर एग्जांपल, जो हम एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है, फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। जो फॉस्फोरस होता है वो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप बर्न हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको हमें अंडर वाटर स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। जो फॉस्फोरस होता है उसको हमें पानी के अंदर स्टोर करने के रखना पड़ता है। सेम रीज़न है कि सोडियम जो होता है उसको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि वो स्पॉन्टेनियस कंबशन से हम उसको बचा सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कंबशन इज एक्सप्लोजन। ओके, एक्सप्लोजन में क्या होता है, इट इज़ द कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली, अचानक से बर्न होता है वो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हीट। लेकिन इसमें भी हमें एक्सटर्नल हीट चाहिए एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड। और ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट और साउंड भी। और इसको आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हो, जिसमें ये हमारे एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है फिर भी, क्योंकि एक्सप्लोजन ही होता है क्रैकर्स में और उसी की वजह से आप क्रैकर्स बर्स्ट करते हो उस आवाज़ के लिए, उस साउंड के लिए, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट और साउंड, बहुत ज़्यादा अमाउंट में तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। ये हमें पता ही है, क्योंकि दिवाली से जब नेक्स्ट डे होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर की हम जो हालत देखते हैं ना, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना हार्मफुल होता है। ओके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये तो हो गया ना। The rapid expansion of gases cause explosion of gases and production of sound. एकदम से जो गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल जाती हैं और उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अब आपने 3 टाइप्स के कंबशन पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? रैपिड कंबशन, जो रैपिडली होता है, मतलब एकदम धीरे से हो जाता है,
कोई ज़्यादा साउंड नहीं होती, कुछ नहीं होता, इसके लिए हमें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है। ओके, और एलपीजी जो है वो इसका बर्निंग ऑफ एलपीजी इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, जो कि बहुत हार्मफुल होता है, अचानक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, कोई एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कुछ सब्सटेंसेस को हमें डिफरेंट तरह से स्टोर करना पड़ता है इस कंबस्शन से बचाने के लिए। लाइक जो सोडियम होता है उसको हमें स्टोर करना पड़ता है केरोसिन में, और जो फास्फोरस होता है उसको हमें वाटर में स्टोर करना पड़ता है, जिससे कि उनमें स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ना हो पाए। थर्ड वन इज एक्सप्लोजन, इसमें भी हमें एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत होती है और ये बहुत सडनली हो जाता है, और इसमें हीट, लाइट एंड साउंड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा कि अगर आपके आसपास कहीं हो जाए तो ये आपको बर्न भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेम। फ्लेम क्या होती है? फ्लेम इज द स्पेस ऑफ रीजन वेयर द वेपराइज्ड फ्यूल कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड लिबरेट लाइट एंड हीट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेपराइज्ड फ्यूल वेपर्स वो देगा तो फ्लेम प्रोड्यूस होगी, अगर वेपर्स नहीं होंगे तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे आप अगर चारकोल को जलाते हो तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती, आप कोल को जलाते हो तो वो वैसे रेड हो जाएगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा लेकिन फ्लेम नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन वहीं जब आप मैच स्टिक को जलाते हो तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, आप कैंडल को जलाते हो तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है, आप एलपीजी बर्नर को जलाते हो तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब जब फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो जो वेपर्स होते हैं फ्यूल के वो भी निकलते हैं, इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस होती है, नहीं तो बाकी सब्सटेंसेस में जिनमें वेपर्स नहीं निकलते उनमें फ्लेम प्रोड्यूस। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। आपने फ्लेम्स देखी है, फ्लेम्स आपकी गैस स्टोव की भी होती है बट वो ब्लू कलर की होती है, लेकिन जो कैंडल की फ्लेम होती है ना वो एक कॉम्प्लेक्स फ्लेम होती है, वो किसी एक कलर की नहीं होती है। आपको उसमें ऑरेंज भी दिखता है, येलो भी दिखता है, ब्लैक भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है, ठीक है। तो मेनली जो ऑरेंज कलर है वो येलो और ब्लू का थोड़ा मिक्सचर हो जाता है। वैसे उसमें मेनली 3 जोन्स ही होते हैं कैंडल की फ्लेम में, जो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो सबसे नीचे ये ब्लैक वाला जोन है, ये है डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम विच इज लीस्ट हॉट, सबसे कम हॉट होता है, ठीक है। डार्क जोन ब्लैक कलर का होता है, सबसे कम हॉट होता है। डार्क इमर्स जोन और जोन ऑफ नो कंबस्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। द इनर मोस्ट जोन होता है ये, द इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम नियर द विक। विक मतलब जो इसका वो निकला होता है, क्या बोलेंगे आप, जिसको आप जलाते हो, थ्रेड, ठीक है, तो इसको विक बोलते हैं। द इनर मोस्ट जोन ऑफ फ्लेम नियर द विक इज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती। Therefore no combustion take place in this zone, इसलिए उस प्लेस में कोई कंबशन नहीं होता, ठीक है। ये अनबर्न्ड वैक्स वेपर से बना होता है और डार्क ब्लैक कलर का दिखता है और सबसे कम गर्म होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस येलो जोन। देखो इसकी बाउंड्री पे जो येलो की बाउंड्री है वो ऑरेंज हुई है, तो वो जो ऑरेंज कलर आपको दिखाई देता है ना वो ब्लू और येलो के मिक्सचर से दिखता है, ठीक है। सेकेंड जोन इज द मिडल जोन बोलते हैं उसको, हम ल्यूमिनस जोन भी बोलते हैं, ठीक है, और ये येलो कलर का होता है। इन दिस जोन द वैक्स वेपर स्टार्ट्स बर्निंग, इस जोन के अंदर वैक्स वेपर्स बर्न करने स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था जो वेपराइज्ड होते हैं वही फ्लेम देते हैं, ठीक है, तो वैक्स वेपराइज्ड होती है इसीलिए वो फ्लेम देती है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं बर्न करने। द ऑक्सीजन अवेलेबल इन दिस रीजन, बर्न करते हैं, नेचुरल है कि ऑक्सीजन अवेलेबल होगी वहाँ पे, बट नॉट सफिशिएंट, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती, पूरी नहीं होती, नहीं तो वो पूरे ही ना बर्न हो जाए, वो जस्ट स्टार्ट करते हैं बर्निंग करना, थोड़ा पार्शियल बर्न होते हैं, पार्शियल कंबशन होता है इसमें, इसीलिए ये पार्शियल ही गर्म होता है। मॉडरेट गर्म मतलब गर्म होता है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता। ओके,
द हीट प्रोड्यूस कन्वर्ट्स द वैक्स वेपर्स इनटू कार्बन पार्टिकल्स। जो हीट होती है वहाँ पे वो वेपर्स को कार्बन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है। व्हेन दीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स गेट एक्सट्रीमली हॉट दे एमिट द येलोइश लाइट। जब ये बहुत गर्म हो जाते हैं अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स तो ये येलोइश लाइट फॉर्म करते हैं। ओके, और हमें येलो कलर फ्लेम में दिखाई देता है, इसीलिए इसको ल्यूमिनस जोन कहते हैं, क्योंकि ये पार्शियल वर्क भी कर रहा है ना, और मॉडरेट हॉट है और येलो कलर हमें दे रहा है। ध्यान रखना, जो लीस्ट जोन है, सबसे नीचे वाला जोन है ब्लैक कलर देता है, सेकंड वाला येलो कलर देता है एंड थर्ड वाला ब्लू कलर देता है। ओके, नॉन ल्यूमिनस जोन, ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है, it is non-luminous zone of, it is the hottest part, या ये सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट होता है, ये आउटर मोस्ट जोन होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इन दिस जोन देयर इज कंप्लीट कंबशन हो जाता है वैक्स का ड्यू टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। द फ्लेम अपीयर्स ब्लू इन द रीजन बिकॉज ऑफ कंप्लीट बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, कंप्लीट बर्निंग हो जाती है वैक्स वेपर की, इसीलिए इसको ब्लू, ये ब्लू कलर देता है। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये सबसे गर्म पार्ट होता है फ्लेम का। A candle is made up of wax, a petrochemical which is actually formed from carbon and hydrogen, and so it is called a hydrocarbon। ये वैक्स के बारे में आपको पढ़ा रखा है, इसकी इतनी नीड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये वैक्स बनी होती है, जिससे मोम जिसको आप बोलते हो, जिसकी कैंडल बनी होती है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्यूल। हमारे पास 3 टाइप्स के फ्यूल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, सॉलिड मतलब जो सॉलिड फॉर्म में मिलता है जैसे कोल और वुड, ठीक है। लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है जैसे केरोसिन, पेट्रोल, है ना, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। थर्ड गैसियस, तो गैसियस फॉर्म में कौन कौन से आ गए, सीएनजी, एलपीजी। सीएनजी जो आप गाड़ियाँ आ गई हैं अब बहुत सारी सीएनजी की, तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो ये 3 टाइप्स के फ्यूल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, डेफिनेशन नेम से ही सजेस्ट होती है। जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं वो सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं लिक्विड, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं गैसियस फॉर्म। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूल एफिशिएंसी। अब हम फ्यूल यूज़ करते हैं तो हम फ्यूल क्या देख के यूज़ करते हैं कि कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है ना, कितना एफिशिएंट है, मतलब उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg फ्यूल। ठीक है, 1 किलोग्राम फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ओके, जैसे यहाँ पे काउडंग केक की है 6000 से 8000 तक, वुड की है 17000 टू 22000, कोल की है 25000 से 33000। तो आपको पता है काउडंग केक जो होते हैं, जो उपले होते हैं, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, वो हम कम मात्रा में करते हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। लकड़ी उससे कम यूज़ करनी पड़ती है, कोल उससे भी कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कोल तो लॉन्ग टाइम तक हीट प्रोड्यूस करता रहता है। पेट्रोल की उससे भी ज़्यादा है, केरोसिन की है, डीजल की है ना, मीथेन गैस की है, सीएनजी की है, एलपीजी की है। अब सीएनजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी गाड़ियों में, है ना। क्यों? क्योंकि सीएनजी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बायोगैस, और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है हाइड्रोजन। आपको इनमें से कुछ लर्न होने चाहिए, नोट सारे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की। देखो, हीट की यूनिट होती है किलो जूल, और उसकी यूनिट मतलब 1 किलोग्राम में आपने कितना वो करा, तो उसकी किलोग्राम ही तो हुई ना यूनिट मास की, तो किलो जूल पर किलोग्राम, है ना, क्योंकि आपकी किलोग्राम से डिवाइड कर रहे हो ना बेटा, तो पर मतलब डिवाइड बाय,
तो पर केजी मतलब 1 केजी में कितना, तो किलो जूल पर किलोग्राम इसकी यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फ्यूल्स। फ्यूल्स को यूज़ करने के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से वे में वो हमें अफेक्ट करता है। फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करता है, जो हम सांस के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारे अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज देते हैं। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज़ वेरी पॉइजनस गैस विच कैन कॉज डेथ। ठीक है, तो जो अनबर्न कंबशन है वो कार्बन पार्टिकल्स भी देते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी देते हैं, जिससे डेथ तक भी हो सकती है, इतनी हार्मफुल होती है वो। ओके, बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉजेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग पोलर आइस, इंक्रीजिंग ऑफ सी लेवल। मतलब ये क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट को है वो बहुत गर्म कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से, और उससे हमारे एनवायरनमेंट पे, एटमॉस्फेयर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम रिलीज हार्मफुल ऑक्साइड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। ये हार्मफुल ऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं जिससे एसिड रेन होती है। अब एसिड रेन क्या होती है, देखो बेटा, जब ये बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम होती है तो जो ऑक्साइड्स ये रिलीज करते हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर में, हवा में घुल जाते हैं। ओके, एसिड रेन मीन्स जब रेन होती है तो वो सारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, जो ये पानी के साथ मिलके और बारिश के साथ बारिश के पानी में आ जाते हैं ज़मीन पे। ठीक है, तो जो वो रेन होती है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा भी है पहले एसिड्स और बेस वाले चैप्टर में, कि ऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं वाटर के साथ तो वो एसिड्स बनाते हैं, तो वो सारे एसिड्स ज़मीन पे आ जाते हैं और उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। नाउ काइंडली रिवाइज दिस 2-3 times, learn the chapter properly. Okay, try to solve it, exercise, and subscribe my channel, like my videos, and press the bell icon so that you get notified every time when I make a new video. Thank you very much beta.